औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो डायबिटीज़ मेलाइटस के ऊपर है और जो हमारी बुक का नाम है वो कार्डियोपल्मोनरी फ़िज़िकल थेरेपी है। इसके अंदर काफ़ी थियोरेटिकल नॉलेज लिखा हुआ है। हम देखेंगे कि टाइप 1 डायबिटीज़ क्या होता है, टाइप 2 डायबिटीज़ क्या है, फिर हाइपर इंसुलिनीमिया क्या होता है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हम ये चीज़ देखेंगे, फिर बाद में इंशाल्लाह हम इसकी क्लिनिकल इम्प्लीकेशंस इन फिज़िकल थेरेपी देखेंगे। ठीक है, तो डायबिटीज़ मेलाइटस क्या है? डायबिटीज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ क्रोनिक मेटाबॉलिक डिजीज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द हाइपरग्लाइसीमिया। ठीक है, ये एक क्रोनिक कंडीशन है। ठीक है, और मेटाबॉलिक डिजीज़ है, इसके अंदर जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है, ठीक है, जो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोस वगैरह है और सब कुछ, वो क्या हो जाता है कि वो एबनॉर्मल ज़रा हो जाती है। हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपर मीन ज़्यादा और ग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोस लेवल ज़्यादा हो जाता है डायबिटीज़ में, विच रिजल्ट्स फ्रॉम डिफेक्ट्स इन इंसुलिन प्रोडक्शन। जो किस वजह से होता है? क्योंकि इंसुलिन की प्रोडक्शन के अंदर कुछ डिफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, इंसुलिन या तो प्रॉपर मकदार में अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं हो रही होती। आपको पता है, हम सबको ये पता है कि जो इंसुलिन है वो ग्लूकोज को मतलब बॉडी का ब्लड के अंदर जो बहुत ज़्यादा अमाउंट हो जाती है जब ग्लूकोज की, तो उसको ब्लड से निकाल कर सेल्स और मसल्स की तरफ भेजती है। इंसुलिन का ये काम है कि एज अ फ्यूल हम यूज़ कर सकें ग्लूकोज को, हम उससे एनर्जी ले सकें। ब्लड में तो पड़ी हुई है, ऐसी पड़ी रहेगी, तो ब्लड से डिफ्यूज़ करके वो टिश्यूज़ में जाती है। ठीक है, मसल्स उसको लेते हैं, एज एन एनर्जी सोर्स ले रहे होते हैं। ठीक है, तो वो इंसुलिन करवाती है और ब्लड के लेवल को मेंटेन कर देती है, बीजी ब्लड ग्लूकोज लेवल को। तो अगर इंसुलिन प्रोडक्शन ठीक से नहीं हो रही, इंसुलिन एक्शन ठीक नहीं हो रहा, या दोनों है, तो फिर डायबिटीज़ हो जाती है। ठीक है, द मेजर फंक्शन ऑफ द इंसुलिन सर्व टू कंट्रोल द राइज इन ब्लड शुगर फॉलोइंग मील्स। ये उन्होंने बता दिया है कि मेजर फंक्शन इंसुलिन का यही है कि खाने के बाद, क्योंकि हम जब खाना खाते हैं हम कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे होते हैं, फैट्स, प्रोटीन्स, इन सब कार्बोहाइड्रेट्स में कितनी ज़्यादा हमारे पास ग्लूकोज होती है। ठीक है, तो जब वो टूटती है तो हमारे ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाता है, तो इंसुलिन फिर आफ्टर मील उसको फिर यूटिलाइज कर रही होती है, कंट्रोल कर रही होती है, एज डिस्क्राइब्ड इन द नेक्स्ट सेक्शन। अच्छा, अ डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन और रेजिस्टेंस टू इट्स एक्शन, कि अगर इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाए, कमी हो जाए, ठीक है, या फिर वो रेजिस्टेंस शो कर रही है, मतलब बॉडी उसको रेजिस्ट कर रही है। ठीक है, रिजल्ट्स इन एलिवेटेड बीजी लेवल्स, तो ब्लड ग्लूकोज का जो लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि इंसुलिन की अगर कमी है या फिर बॉडी उसको रेजिस्ट कर रही है। ठीक है, तो विच इवेंचुअली काजेज डैमेज टू द ब्लड वेजल्स। तो फिर अगर ब्लड के अंदर ग्लूकोज ज़्यादा होता जा रहा है, अब एक नॉर्मल लेवल से जब वो एक्सीड कर जाएगा ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज, तो फिर वो ब्लड वेजल्स को ही डैमेज करना शुरू कर देगा। हार्ट के पास वो इतनी ज़्यादा ग्लूकोज अब नहीं चाहिए उसको, तो उसके मसल्स, हार्ट डैमेज होगा, किडनी डैमेज होगी। ठीक है, किडनी को बहुत ज़्यादा फिल्ट्रेशन करनी पड़ रही है या जो भी, तो किडनी डैमेज हो रही है, आइज़ पे उसका असर आ रहा है, कैटरैक्ट हो सकता है, और फिर पेरिफेरल नर्व्स डैमेज हो सकती हैं। ठीक है, बीजी अगर लेवल ज़्यादा हो, ब्लड ग्लूकोज लेवल, एज वेल एज इंक्रीज्ड ससेप्टिबिलिटी टू पेरियोडोंटल डिजीज़। तो जो डेंटल डिजीज़ है, गम्स वगैरह की डिजीज़ है, उसके चांसेस हो सकते हैं, अदर इन्फेक्शंस हो सकते हैं। अब उन्होंने हमें बता दिया कि अगर किसी को डायबिटीज़ है उसको निमोनिया हो सकता है, इन्फ्लुएंजा के चांसेस ज़्यादा है, उसको स्किन इन्फेक्शंस हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें, जिसको हाइपरग्लाइसीमिया, तो ये सब चीज़ें वो काज कर सकती हैं। इन्फेक्शंस भी, हमने पहले ब्लड वेसल्स की प्रॉब्लम देखी, आइज़ की प्रॉब्लम देख रहे हैं हम। ठीक है, पेरिफेरल नर्व्स पे प्रॉब्लम आ जाती है, आर्टरीज़ के साथ साथ हमने नर्व्स की भी बात कर ली है, लेकिन फिर उन्होंने बता दिया कि वो कुछ इन्फेक्शंस भी काज कर सकती है, निमोनिया, इन्फ्लुएंजा और स्किन इन्फेक्शंस भी। फिर आगे से उन्होंने टाइप्स बता दी हैं, दे आर एटलीस्ट 4 टाइप्स ऑफ द डायबिटीज़। टाइप 1 जो कि इंसुलिन डिपेंडेंट होती है, टाइप 2 इंसुलिन रेजिस्टेंट, मतलब इंसुलिन बन रही है लेकिन बॉडी उसके लिए रेजिस्टेंस शो कर रही है, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही, उसको यूटिलाइज़ नहीं कर पा रही। ठीक है, और थर्ड, क्योंकि पहले वाले में तो कमी हो गई थी, दूसरे वाले में है तो वो सही, लेकिन वो यूटिलाइज़ नहीं हो पा रही। ठीक है, इन एक्शन नहीं आ रही वो। और थर्ड में हमने उसको देखा हुआ गेस्टेशनल, जो कि प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड होती है, मतलब प्रेगनेंसी के दौरान जो फीमेल्स के अंदर होता है वो ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो जाता है ब्लड के अंदर। ठीक है, बीजी लेवल इंक्रीज़ कर जाता है, तो वो गेस्टेशनल होती है। आफ्टर, मतलब जब चाइल्ड बर्थ हो जाती है, आफ्टर डिलीवरी वो ठीक हो जाती है। इसके अलावा एक होती है कंजाइंटल, पैदाइशी भी होती है। ठीक है, जेनेटिकल होती है, जो कि
किसी जीन्स में म्यूटेशन की वजह से, ठीक है, या फिर आपके वालदैन की वजह से मिल रही है, ठीक है। तो ये मेजर 4 टाइप्स होती हैं, तो हम इसको ही देख रहे हैं। तो टाइप 1 की बात हम कर रहे थे कि फॉर्मली इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ होती है। टाइप 2 इंसुलिन नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट है, जो कि डिफ़र करती है। इनकी एटियोलॉजी डिफरेंट है, कॉजेज़ डिफरेंट है, ठीक है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन थोड़ी बहुत डिफरेंट होती है। फिर हम पता चलाते हैं कि अच्छा इसको टाइप 1 है या टाइप 2 है। फिर पैथोफिजियोलॉजी ज़रा डिफरेंट होती है। फिर जो गेस्टेशनल है, इसमें भी ग्लूकोज इंटॉलरेंस हो जाती है। यही है कि ग्लूकोज लेवल इम्पेयर हो जाता है, इंक्रीज़ भी कर जाता है, ठीक है। दैट डेवलप्स इन सम वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड ऑलमोस्ट ऑलवेज रिजॉल्व्स आफ्टर पार्ट्यूरेशन, जो कि बाद में ठीक भी हो जाता है। However, women with gestational diabetes mellitus have a 40 to 60% risk of developing diabetes mellitus in the next 5 to 10 years. मतलब अगर किसी को अपने गेस्टेशनल पीरियड के अंदर डायबिटीज़ हुई थी, तो उसको चांसेस हैं कि 5 से 10 सालों में उसको दोबारा डायबिटीज़ हो सकती है, ठीक है। फिर वो गेस्टेशनल नहीं, फिर वो टाइप 1 या टाइप 2 उसको डायबिटीज़ हो सकती है। तो उसके लिए मतलब काफ़ी ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है, वो पहले से ही प्रिवेंटिव मेजर्स ले। अच्छा, इन रेयर केसेस डायबिटीज़ मेलाइटिस रिजल्ट्स फ्रॉम सेकेंडरी काजेज़। कुछ सेकेंडरी काजेज़ होते हैं कि कोई और बीमारी लगी और उसके नतीजे में, किसी और बीमारी के नतीजे में डायबिटीज़ हो जाती है। जैसे कि उन्होंने यहाँ पर हमें बताया हुआ है जेनेटिक डिफेक्ट्स, सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये भी एक जेनेटिक डिफेक्ट है। ये लंग्स पे असर कर रहा होता है ना, सिस्टिक फाइब्रोसिस में लंग्स डैमेज हो जाते हैं। फिर आगे लिखा हुआ है हीमोक्रोमेटोसिस। आई थिंक सो इट इज़ एन इंक्रीज इन आयरन लेवल इन द बॉडी, तो उसकी वजह से डायबिटीज़ हो जाती है, ठीक है। अगर किसी को सिस्टिक फाइब्रोसिस है, किसी को हीमोक्रोमेटोसिस है, या फिर ड्रग टॉक्सिसिटी हो जाए अगर किसी को, ठीक है, किसी ने डायलेंटिन ली और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कोई बहुत अरसे से ले रहा था, या एस्ट्रोजिन्स उसके बॉडी में अब नॉर्मल लेवल हो गया है, या फिर हाइपरटेंसिव एजेंट्स वो लेता है कोई, ठीक है। तो हाइपरटेंशन से बचने के लिए उसने कुछ ऐसे एजेंट्स लिए और जिसके नतीजे में फिर डायबिटीज़ हो जाता है। फिर कुछ पेनक्रियाज की बीमारी की वजह से कोई इन्फेक्शन था, कोई हार्मोनल सिंड्रोम था। एक्रोमेगाली क्या होता है? एक्रोमेगाली आई थिंक सो इन लार्ज, जिसको कहते हैं ना साइज़ बड़ा हो जाता है, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन है जिसकी वजह से इंसान की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। एक्रोमेगाली। फिर कुशिंग सिंड्रोम, ये भी एक सिंड्रोम है जो कि कॉर्टिसोल, जो कि स्ट्रेस के नतीजे में एक हार्मोन रिलीज़ होता है कॉर्टिसोल, ठीक है। और अगर वो बॉडी में ज़्यादा रिलीज़ हो जाए तो कुशिंग सिंड्रोम, और कुशिंग सिंड्रोम के नतीजे में डायबिटीज़। फिर इन्हें लिखा हुआ है क्रोमोसाइटोमा। इसके बारे में भी मैंने सर्च किया था पहले। तो एड्रिनल ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर ट्यूमर सा बन जाता है। किडनी है ना, किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड होता है, उस एड्रिनल ग्लैंड की आउट ग्रोथ हो जाती है, ट्यूमर्स की फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये भी एक एबनॉर्मेलिटी है, ठीक है। तो इसकी वजह से ये सब हार्मोनल चेंजेस उन्होंने हमें बताई हैं। एक्रोमेगाली का बताया है, कुशन सिंड्रोम बता दिया है, ठीक है, जो कि कॉर्टिसोल का एबनॉर्मल लेवल हो जाए बॉडी के अंदर, ठीक है। और फिर फियोक्रोमोसाइटोमा के बारे में हमने बात कर ली। ये हार्मोनल चेंजेस हैं। हमें कोई सिनेरियो बनाकर क्विज़ में या फाइनल्स में दिया जा सकता है कि एक बंदा था एक्रोमेगाली के साथ आया, तो फिर उसको ऑब्वियसली फिर डायबिटीज़ वगैरह हो सकती हैं ये कंडीशंस के बाद। अदर इम्यून मीडिएटेड एंड जेनेटिक सिंड्रोम्स एसोसिएटेड विद डायबिटीज़ मेलाइटस, और भी कुछ इम्यून रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं या जेनेटिक सिंड्रोम्स होते हैं, ठीक है, वो एसोसिएटेड होते हैं। फिर टाइप 1 के अब हम ज़रा मज़ीद बात कर लेते हैं। पहले हमने जस्ट नाम लिए थे इन 4 के, अब थोड़ी सी बातें हम अपने माइंड में बिठा लेते हैं कि टाइप 1 में क्या होगा। तो टाइप 1 जो है वो मेनली इसको हम ऑटो इम्यून कहते हैं, ठीक है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कह रहे होते हैं क्योंकि जब बॉडी का अपना ही इम्यून सिस्टम इसके अंदर ख़राब हो जाता है, ठीक है। ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ द बीटा सेल्स इन द पेनक्रियाज। हमें पता होना चाहिए कि जो बीटा सेल्स होते हैं पेनक्रियाज के, वही इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, रिलीज़ कर रहे होते हैं। जब बीटा सेल्स के ऊपर जब ऐसी प्रॉब्लम हो बॉडी में कि इम्यून सिस्टम जाकर बीटा सेल्स के अगेंस्ट ही, ठीक है, एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर दे, तो फिर क्या होगा? इंसुलिन नहीं बन पाएगी, ठीक से सिक्रीट नहीं होगी, तो डायबिटीज़ हो जाती है। तो यूजुअली बाय द एज ऑफ 10 to 25
मोस्टली तो ये बच्चों में देखें ना 10 साल से 25 साल जवान अडल्ट्स की बात हो रही है, लेकिन इट कैन अकर एट एनी एज, लेकिन ये किसी भी एज में हो सकती है ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। अप्रॉक्सीमेटली 85 to 90% ऑफ द पेशेंट्स हैव एंटीबॉडीज विद आइलेट सेल्स, ठीक है। तो वो एंटीबॉडीज़ आइलेट सेल्स होते हैं पेनक्रियाज के हैं, तो उसके लिए एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, या फिर ग्लूटामिक एसिड डीकार्बोक्सिलेज GAD। तो GAD जब ब्रेक डाउन होता है ना तो गैबा बना रहा था GABA गैमा, इसको हम ग्लूटामिक एसिड पता नहीं क्या कहते हैं इसको। तो वो एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है ना, ठीक है। और इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर हमें चाहिए होता है नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए भी, अक्सर जगहों पर हमें वो चाहिए होता है, तो वो नहीं फिर सही से बनेगा। तो ये हमने वैसे ही अभी हमने इसको इस तरह से याद कर लेना है कि होता क्या है। कुछ अगर हमसे पूछा जाए कि टाइप 1 में क्या है, तो हमने ऑटो इम्यून डिसऑर्डर देखा और फिर हमने कहा कि एंटीबॉडीज़ आइलेट सेल्स के लिए बन रही थी, फिर GAD के लिए बन रही थी ग्लूटामिक एसिड डीकार्बोक्सिलेज, या फिर कुछ ऑटो एंटीबॉडीज़ बन रही होती हैं, ठीक है। फिर दीज इंडिविजुअल्स डेवलप एक्सट्रीम हाइपरग्लाइसीमिया, तो फिर ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं ना, तो फिर इन केस में क्या होता है कि जो हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है, जो ब्लड का लेवल है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा, फिर कीटोसिस हो जाता होता है, प्रेजेंस ऑफ द कीटोन बॉडीज़। अब कीटोसिस क्या है? कीटोसिस एक्चुअली यही होता है कि जो फैट होती है ना, जब वो फ्री फैटी एसिड्स ना कीटोन्स बॉडीज़ बना देती हैं, जब फैट ब्रेक डाउन होकर फ्री फैटी एसिड्स बनाती है तो कीटोन्स बन जाते हैं। कीटोन जिस तरह कीटो एसिडोसिस के आगे हम बात करेंगे, खतरनाक होती है वो, ठीक है, अगर ज़्यादा सीवियर हो जाए। एंड एसोसिएटेड सिम्टोमेटोलॉजी, कुछ सिम्टम्स बता रहे हैं कि उन्होंने कहा कि एंटीबॉडीज़ आइलेट्स के लिए बनी, GAD के लिए, ग्लूटामिक एसिड डीकार्बोक्सिलेज के लिए बन गई, फिर हमने कहा कि हाइपरग्लाइसीमिया हो गया, कीटोसिस हो गया, और कुछ सिम्टम्स आते हैं पॉलीयूरिया, मतलब बहुत ज़्यादा यूरिनेशन होती है, पॉलीडिप्सिया, फिर बंदा को प्यास भी बहुत ज़्यादा लगती है, ठीक है। डायबिटीज़ के केस में अक्सर हमने देखा है कि लोग कहते हैं हम थर्स्टी हैं, उन्हें बहुत प्यास लगती है, ठीक है। तो पॉलीडिप्सिया, बहुत ज़्यादा प्यास का लग जाना, वेट लॉस हो जाता है लोगों का, तो टाइप 1 के अंदर हमने वेट लॉस देखा है, ठीक है। और जो टाइप 2 होती है वो हम आगे देखेंगे कि वो तो होती है ओबीज़ लोगों में, ठीक है, लेकिन टाइप 1 में लोग सूख जाते हैं। और समटाइम्स पॉलीफेजिया इसको हम एक्सेसिव ईटिंग को ही कह सकते हैं, ठीक है, भूख लगना, मेकिंग देयर सर्वाइवल डिपेंडेंट ऑन इंसुलिन थेरेपी। फिर इसका उनका जो सर्वाइवल होता है ना, क्योंकि ये सब कंडीशंस उनको हो गई हैं, हाइपरग्लाइसीमिया होगा, तो फिर वो इंसुलिन थेरेपी पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। फिर आगे आ जाता है जी डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, ये भी टाइप 1 में ही होती है, ठीक है। कीटोएसिडोसिस अभी हमने कहा है कि कीटोन बॉडीज़ का बॉडी में ज़्यादा हो जाना इज़ द मोस्ट सीरियस एक्यूट कॉम्प्लिकेशन ऑफ द अनकंट्रोल्ड टाइप 1 DM। अगर टाइप 1 कंट्रोल में ना रहे ना, ठीक है, अनकंट्रोल्ड कंडीशन में पहुंच जाए अगर टाइप 1, तो फिर DKA हो जाता है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो जाता है, एंड इट इज़ मैनिफेस्टेड बाय द मार्क्ड हाइपरग्लाइसीमिया, बहुत ज़्यादा। अगर हमें कुछ ऐसा MCQ आए, सिनेरियो आए कि उस बंदे को नाउसिया है, ठीक है, उसका दिल भी ख़राब है, वॉमिटिंग वो उसको हो रही है, पॉलीडिप्सिया, ये अब्डोमिनल पेन है, फिर फ्रूटी सेंटेड ब्रेथ है, तो ये उसको DKA है, उसको डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है, ठीक है। ड्राई स्किन हो गई है, मुंह खुश्क है, हाथ खुश्क हो गए, वीकनेस है, फटीग है, फिर वो रैपिड ब्रीदिंग कर रहा है, ठीक है, रैपिड और डीप ब्रीदिंग कर रहा है वो, जिसको कस्मॉल, ठीक है, ब्रीदिंग कहते हैं। तो ये सब डायबिटीज़ हमने 1 में देख लिया, ऑटो इम्यून डिसफंक्शन कह दिया हमने इसको। फिर एंटीबॉडीज़ बन गई थी ग्लूटामिक एसिड डीकार्बोक्सिलेज के लिए और आइलेट सेल्स के लिए, फिर पोलीयूरिया वगैरह सिम्टम्स देख लिए और DKA देख लिया। अब टाइप 2 आ जाती है, बार बार इसलिए रिवाइज़ करें कि हमारे कुछ माइंड में चीज़ें रह जाएँ। फिर टाइप 2 अकाउंट्स फॉर 90 to 95% ऑफ ऑल द केसेस ऑफ द DM, मतलब जो ज़्यादा मोस्ट कॉमनली अकरिंग डायबिटीज़ है वो टाइप 2 होती है, जो आम है, बहुत ज़्यादा लोगों में यही हो रही होती है, और इट इज़ जेनेटिकली हेट्रोजीनस डिजीज़। ऊपर हमने ऑटो इम्यून कहा था, इसको हमने जेनेटिकली कहा है, और ये हेट्रोजीनस डिजीज़, इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द इंसुलिन रेजिस्टेंट, मतलब इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंस शो कर रही है बॉडी, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, वो एक्शन नहीं कर, मतलब इंसुलिन बॉडी में है भी, फिर भी वो अपना एक्ट नहीं कर पा रही, जो उसका वो रोल उसने प्ले करना था वो नहीं हो रहा, रिलेटिव इंसुलिन डेफिशिएंसी हो जाती है। फिर पहले तो रेजिस्टेंस का उन्होंने, फिर कहा कि फिर रिलेटिव मतलब किसी हद तक कमी भी हो जाती है उसकी, और फिर प्रोग्रेसिव डिक्लाइन इन द बीटा सेल फंक्शन ओवर द टाइम।
पहले तो वो बना रहा था, बीटा सेल्स इंसुलिन बना रहे थे, लेकिन वो इंसुलिन काम ही नहीं आ रही है। एट द एंड वो बना बना कर थक जाते हैं। स्टिमुलस तो उसको मिल रहा है ना बॉडी में। एक्चुअली जब शुगर लेवल ज़्यादा हो जाता है, ग्लूकोज ज़्यादा होता है, तो मैसेज पहुंचता है बीटा सेल्स पे कि इंसुलिन रिलीज़ करो। ग्लूकोज लेवल फिर भी ज़्यादा है, वो रिलीज़ करी जा रहा है इंसुलिन ताकि काउंटर बैलेंस होए, वो हो नहीं पा रहा। तो एट दी एंड हम ये भी कह सकते हैं हाइपरट्रॉफी उनकी हो जाती है, या फिर वो फेल हो जाते हैं, डिसफंक्शन हो जाता है। ये हाइपर इंसुलिनीमिया कंडीशन आगे हम पढ़ेंगे, उसके अंदर भी सेम उसको यही कहते हैं कि इंसुलिन बन के इतना बन रहा है, लेकिन एट दी एंड हाइपरग्लाइसीमिया ही हो रहा है, शुगर लेवल ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, ग्लूकोज लेवल ही इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है, क्योंकि इंसुलिन काम नहीं कर पा रहा। अच्छा जी, देयर इज़ आल्सो एविडेंस ऑफ द बीटा सेल डिसफंक्शन विद एक्सेसिव ग्लूकागोन रिलीज अकरिंग concomitantly with reduction in insulin secretion। तो इंसुलिन की क्योंकि अब कभी कभी फिर इंसुलिन सिक्रीशन भी कम हो जाती है, ठीक है, तो फिर उसके नतीजे में क्या हो रहा है कि ग्लूकागोन रिलीज़ हो रहा है, और ग्लूकागोन ने टूट के ग्लूकोज ही बनना होता है। बिफोर फिटिंग द क्राइटेरिया फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द टाइप 2, तो ऊपर हमने इसके अंदर बीटा सेल डिसफंक्शन भी देख लिया, और हमने कहा कि बीटा सेल्स फेल हो गए हैं, और इंसुलिन सिक्रीशन क्योंकि कम हो गई थी, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ग्लूकागोन भी रिलीज़ हो रहा है, ठीक है। बीटा सेल डिसफंक्शन विद एक्सेसिव ग्लूकागोन रिलीज, ग्लूकागोन ज़्यादा रिलीज़ होगा। फिर बिफोर फिटिंग द क्राइटेरिया फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द टाइप 2, मोस्ट इंडिविजुअल्स एक्सपीरियंस अ पीरियड ऑफ प्री डायबिटीज़ विद IgT और IGF और बहुत अच्छा। तो डायग्नोसिस करने से पहले हम जब ये चेक करते हैं टाइप 2 की कैटेगरी में लाने से पहले, तो लोगों को ना प्री डायबिटीज़ भी पीरियड होता है उनका, ठीक है, कि मतलब उनकी शुगर लेवल ज़्यादा हो गई होती है लेकिन अभी डायबिटीज़ नहीं होती उनको, और विद IgT इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस, लेकिन उनकी बॉडी में ना ग्लूकोज टॉलरेंस का मतलब यही है कि बॉडी में या तो एक्सेसिव ग्लूकोज है या इम्पेयर फंक्शन हो गया उसका, ठीक है। तो इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस हो गई, या फिर इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज के, अभी वो कुछ खा भी नहीं रहा फिर भी बॉडी में ग्लूकोज लेवल ज़्यादा है, तो हम उसको इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज कहते हैं, IFG कहते हैं, ओके। तो फिर डायबिटीज़ मतलब टाइप 2 को डायग्नोज करने से पहले हमें क्लू पॉइंट मिल गया कि वो प्री डायबिटिक कंडीशन में होते हैं, और IGF होता है उनको, और IgT होता है इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस, और इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज होता है। अच्छा, as described in the obesity section. The chief risk factor for developing the type 2 or obesity, 85% to 90% of the patients are overweight or obese। ठीक है, तो ज़्यादातर मोटापे की वजह से ही टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाती है, और ख़ास तौर पर एबडोमिनल ओबेसिटी, या फिर एज भी मैटर कर रही होती है कि एज कुछ ऐसी होती है लोगों की कि उनको डायबिटीज़ हो जाती है, या फिर सेडेंट्री उनका लाइफस्टाइल, वो हिलते जुलते हैं नहीं है, काम करते नहीं है, और जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी इसमें हमने देखी है। द सिम्टम्स ऑफ द टाइप 2 DM और ऑफन इंसीडियस एंड माइल्ड। अच्छा, तो ना जो टाइप 2 है वो बड़ी स्लो होती है, मतलब इंसीडियस सिम्टम्स, बड़े आहिस्ता आहिस्ता उसके सिम्टम नज़र आते हैं, और होता क्या है कि इंसान ज़रा थका फील कर रहा है, कमज़ोरी है। ऊपर हमने वो प्यासा, ऊपर हमने भी फटीक बात की थी, लेकिन हमने कहा था मुंह खुश्क हो गया, और डीप कीटो एसिडोसिस के ऊपर सिम्टम्स हमें नज़र आ रहे हैं कि वो डीप ब्रीदिंग कर रहा था, ठीक है, और पोली डिप्सिया पढ़ा हमने, ठीक है, हाँ जी, डिप्सिया, ओके। तो फिर अब नीचे उन्होंने हमें बता दिया है कि उसको क्या है कि ब्लड विजन, तो ब्लड विजन हमने नीचे ही सिम्टम पढ़ा है, टाइप 2 में पढ़ा है, तो इस तरह हम थोड़ा सा डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ब्लड विजन मोस्ट कॉमनली किस में हो रही होती है, टाइप 2 में है। फिर इंडिविजुअल्स विद टाइप 2 DM पर्टिकुलरली obese adolescents में एग्जिबिट ओवर्ट साइंस ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस, ठीक है, उनको इंसुलिन रेजिस्टेंस है और वो obese भी हैं, और फिर सच एज अकैंथोसिस नाइग्रिकेंस। अब अकैंथोसिस नाइग्रिकेंस के बारे में उन्होंने हमें बताया कि व्हाट इज़ दिस, इट इज़ द वेलवेटी डार्क हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन अकरिंग इन द फोल्ड्स ऑफ द नेक, एक्सिला एंड अदर एरियाज ऑफ द स्किन टैग्स। क्या मतलब, टाइप 2 डायबिटीज़ एक तो इंसुलिन रेजिस्टेंस शो कर रहे हैं उसके पेशेंट्स, दूसरा उन्होंने बता दिया है कि उनकी जो स्किन है वो बहुत डार्क हो जाती है, बहुत डार्क, जो ख़ास तौर पर जहाँ पे स्किन फोल्ड्स है ना, जैसे कि नेक का रीजन है, एक्सिला का रीजन है, डार्क हो जाता है, ठीक है, स्किन टैग्स। तो फिर उन्होंने बताया कि डायबिटिक कीटोसिस इज़ रेयर इन पेशेंट्स विद टाइप 2। हमने अभी ऊपर बात की थी कि DKA जो हमारे पास डायबिटिक कीटोसिस है वो कॉमन टाइप 1 में है, तो उसने लिख दिया रेयर ही होती है, टाइप 2 में बहुत कम होती है। हाँ, अगर होती है तो किस वजह से होती है, व्हेन स्ट्रेस्ड बाय
सीवियर इनकरेंट इलनेस, या ये तब होती है कि जब बार बार किसी बंदे को MI हो रहा है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन है या कोई सेप्टिसीमिया है, तो ये एक सिनेरियो बन सकता है कि एक बंदा है कि उसको पूछा जाएगा कि टाइप 2 के साथ है, लेकिन उसको मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो चुका है कई बार, 2 बार, तो उसको क्या कंडीशन होगी उसकी अभी। तो हम कह सकते हैं उसको डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो सकता है, पता नहीं किस टाइप का आएगा, लेकिन हमने ये कंडीशन देख ली है। फिर इंस्टेड अनकंट्रोल्ड हाइपरग्लाइसीमिया लीड्स टू डिहाइड्रेशन एंड हाइपरऑस्मोलर हाइपरग्लाइसीमिक नॉन कीटोटिक सिंड्रोम। और अगर हाइपरग्लाइसीमिया कंट्रोल नहीं होगी, ठीक है, हम नहीं कर पाए कंट्रोल हाइपरग्लाइसीमिया को, तो फिर डिहाइड्रेशन भी हो जाएगी बंदे के अंदर। और एक कंडीशन उन्होंने हमें बता दी है, या टाइप 2 के अंदर बता दी है, कि अगर हाइपरग्लाइसीमिया कंट्रोल ना कर पाएँ तो हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक नॉन कीटोटिक सिंड्रोम कहते हैं। 2 दफ़ा हाइपर टर्म्स यूज़ कर ली, और नॉन कीटोटिक सिंड्रोम होता है which is manifested as postural hypotension and focal neurological deficits and hallucinations and is fatal। तो जिस बंदे को हाइपरग्लाइसीमिया शदीद हो गया हुआ है, उसको डिहाइड्रेशन हो चुकी है, ठीक है, तो उसको पोस्ट ये कंडीशन बता दिया है। और या हमें साइंस बता के पूछा सकता है, पोस्टरल हाइपरटेंशन यही होती है कि वो लेटा हुआ है और वो लेट कर जब उठेगा तो उसको सर चकराएंगे, आंखों के आगे अंधेरा आएगा, तो इसको हम ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन भी कहते हैं, पोस्टरल हाइपरटेंशन भी कहते हैं। तो ये टाइप 2 के कंडीशन में उन्होंने हमें बताई है। और कुछ न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स, कुछ ब्रेन डेफिसिट्स भी हमें बता दिए गए हैं, हेलुसिनेशंस, ठीक है, कि वो खुद से ही इमेजिन कर लेगा कि बुरे हालात बना लेगा कि कोई चीज़ गुजर रही है लेकिन वो नहीं होगी। हेलुसिनेशंस, ठीक है ना, हालात अजीब से जो कि इमेजिनरी होते हैं, ठीक है, फैंटेसी रिलेटेड होते हैं। तो फिर उन्होंने बता दी ये एक फैटल कंडीशन है। फिर टाइप 2 वाज टिपिकली डायग्नोज्ड आफ्टर द एज ऑफ द 40 बट विद द रिसेंट सर्ज इन ओबेसिटी इट इज़ नाउ फाउंड इन सम चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स। तो हमने ऊपर बात की थी, ऊपर ज़रा अर्ली एजेस में टाइप 1 ना, शुरू में बच्चों में भी हमने 10 ईयर्स की भी बात की है, 10 से 25 का है। फिर बाद में हमने कहा है कि अब तो किसी भी एज में हो रही है। इसी तरह जो टाइप 2 थी वो मोस्ट कॉमनली तो बुढ़ापे की तरफ जा रहा हो ना बंदा, एज ऑफ 40 की बात की उन्होंने। लेकिन उन्होंने ये भी कह दिया है कि अब चूँकि बच्चे भी इतने ओबीज़ होते हैं, ठीक है, डाइट उनकी प्रॉपर नहीं होती, और जवान लोग भी, तो फिर उनको भी हो जाती है, या उनको कोई जेनेटिकली प्रॉब्लम आई या क्या। आगे आ जाता है जी, पहले हमने टाइप 1 पढ़ ली, टाइप 2 पढ़ ली। अब थोड़ा सा उन्होंने एक वेरिएशन के साथ बताया कि अगर टाइप 1 का एक वेरिएंट फॉर्म भी होती है जिसको हम लेटेंट डायबिटीज़ ऑफ अडल्ट्स कह रहे होते हैं। LA लेटेंट है और डायबिटीज़ ऑफ अडल्ट्स है, ठीक है, LADA। और समटाइम्स, अच्छा, लेटेंट का मतलब होता है छुपा होना, मतलब कुछ लोगों को ना लेटेंट डायबिटीज़ होती है, ये टाइप 1 की ही फॉर्म है एक, लेकिन उनको पता ही नहीं होता कि हमें डायबिटीज़ है, क्योंकि ये एक बहुत ही स्लो इंसीडियस कहता है ना इसका ऑनसेट है, बड़ी स्लो शो होती है, बॉडी के अंदर रूनुमा होती है आहिस्ता आहिस्ता। तो इसलिए बॉडी को बंदे को ना ज़रूरत होती है थेरेपी की, क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता असर कर रही है, तो वो एक लेटेंट फॉर्म है। फिर कभी कभी टाइप 1.5 जिसको हम कहते हैं ना डेड, 1.5, मतलब which has clinical, metabolic and phenotypic features that fall somewhere between those of type 1 and type 2। मतलब टाइप 1 और टाइप 2 से मिलते जुलते, अब समझ नहीं आ रहे कि आधे फीचर्स टाइप 1 के आधे टाइप 2 के, तो थोड़े मिक्सड से हैं, तो हमने कह दिया जी टाइप 1.5 है ये। वो भी रेयर केसेस में ही होता है, लेकिन ये भी एक टाइप है। फिर लेटेंट के बारे में उन्होंने बता दिया, जो लेटेंट डायबिटीज़ ऑफ अडल्ट्स टिपिकली डेवलप्स इन अडल्ट्स एज्ड 30 to 50 ईयर्स, 30 से 50 साल, मतलब मिडिल एज ही बताइए, इतनी ठीक है नहीं बताई। 30 to 50 एज के जो पीपल हैं उनमें लेटेंट होती है। इट इज़ काज्ड बाय द ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन, क्योंकि अभी हमने बात की कि L1 की वेरिएंट टाइप है, तो ये भी ऑटो इम्यून है, इसमें भी बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, एज इंडिकेटेड बाय द एंटी गैड और अदर आइलेट सेल्स ऑटो एंटीबॉडीज़। तो हमने ऊपर बात की थी, ये मुझे वर्ड ही बहुत बुरा लगता है, एंटी डिकॉर्बोक्सिलेज वाला जी, ग्लूटामिक एसिड, डीकॉर्बोक्सिलेज, ओके, ठीक है, ग्लूटामिक एसिड
डी कार्बोक्सिलेज वाली हमारे पास एंटीबॉडीज़ होती हैं उसके अगेंस्ट, और आइलट सेल्स के लिए भी एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं इसके अंदर भी, और जो कि प्रोग्रेस कर रही हैं बहुत स्लोली एंड मोर सेलेक्टिवली देन इन क्लासिक टाइप 1 DM। तो जो क्लासिक टाइप है, जो एक टाइप है, ठीक है, उस टाइप 1 से थोड़ा सा स्लो ही होता है। इसलिए पेशेंट्स को 6 महीनों तक थेरेपी की ज़रूरत ही नहीं होती, और कभी कभी कुछ सालों तक भी वो डायग्नोसिस के बाद भी इतनी थेरेपी की ज़रूरत कोई नहीं होती इंसुलिन थेरेपी की। अच्छा, तो इसके अंदर हम ये देख रहे थे कि बहुत हमें थेरेपी, इंसुलिन थेरेपी की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ऑनसेट जो हाइपरग्लाइसीमिया का होता है वो ज़रा स्लो होता है विदाउट एन एक्यूट कीटो एसिडोसिस क्राइसिस, ठीक है, कीटो एसिडोटिक क्राइसिस। तो इसके अंदर कोई DKA भी नहीं होता, ठीक है ना, कीटो एसिडोसिस भी नहीं होता। तो पेशेंट्स विद LADA लेटेंट diabetes of the adults are frequently misdiagnosed as having type 2। तो अक्सर गलत भी डायग्नोज कर देते हैं, कहते हैं जिसको टाइप 2 है लेकिन होता है इसको लेटेंट है। Although these patients typically have BMI below 25, तो कुछ उन्होंने हमें हमें टिप्स दी हैं, क्लूज़ दिए हैं कि एक पेशेंट है उसका BMI 25 से कम है, और उसके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस भी नहीं है, टाइप 1 में भी नहीं होती रेजिस्टेंस, ठीक है, और उसकी फैमिली हिस्ट्री लेकिन उसने बता दिया कि है डायबिटीज़ की, और उसको कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ भी है पर्सनल, या उसकी फैमिली में कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ थी। तो फिर ये लेटेंट की बता दी कि BMI कम था और इंसुलिन रेजिस्टेंट नहीं है, लेकिन फैमिली हिस्ट्री है और ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है। फिर हम कुछ ये 2-3 लाइंस छोड़ी हैं वो काम की नहीं थी, वैसे उन्होंने कोई सर्वे वगैरह किए हैं। फिर फॉर्चुनेटली उन्होंने बताया कि जो डायबिटीज़ होती है वो कैसे ठीक की जा सकती है। लाइफस्टाइल अगर इंसान अपना ठीक कर ले, अपना वज़न थोड़ा कम कर ले और फ़िज़िकल एक्टिविटी करता रहे, तो फिर उसका जो रिस्क है डायबिटीज़ का वो कम हो जाता है अगर बंदा एक्टिव रहे। और उन्होंने परसेंटेज बता दी कि 58% उसके चांसेस कम हो जाते हैं ड्यूरिंग अ 3-year पीरियड, एंड 71% अमंग अडल्ट्स एज 60 years और ओल्डर। तो 71% चांसेस कम हो जाते हैं उसको, ठीक है, 60 साल के लोगों में भी। ओके, फिर आगे ने बता दिया द मेजरमेंट ऑफ द ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन। फिर ये HbA1c एक टेस्ट काफ़ी कॉमनली यूज़ होता है, काफ़ी इसका जिक्र किया जाता है कि जी HbA1c एक टेस्ट है जिसके अंदर ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन के अंदर जब हीमोग्लोबिन के साथ आकर ग्लूकोज अटैच हो जाती है तो उसको हम ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन कहते हैं, और उस टेस्ट को HbA1c कहते हैं। ये करवाया जाता है, इसमें चेक करते हैं कि बॉडी के अंदर ग्लूकोज कितना कंट्रोल्ड फॉर्म में है कि नहीं है, तो ये किया जाता है। ये गोल्ड स्टैंडर्ड तरीकाकार है जिससे हम चेक करते हैं, इट्स एन इंडिकेटर ऑफ द डिग्री ऑफ द ग्लाइसेमिक कंट्रोल अचीव्ड, कि एक बंदे ने 2-3 महीने के अंदर मतलब कितना ग्लूकोज या कितना ग्लाइसेमिक कंट्रोल किया है। दैट इज डज नॉट रिलाई ऑन पेशेंट्स एबिलिटी टू मॉनिटर और एक्यूरेटली रिकॉर्ड BG लेवल्स। फिर एंड इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्यूट चेंजेस इन द BG, मतलब ये नहीं डिपेंड कर रहा कि पेशेंट को खुद अपना मतलब मॉनिटर करना आता है कि नहीं, और उसको अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करना आता है कि नहीं। इसके अलावा उन्होंने बताया है कि जो भी आपने वैल्यू निकाली है, आपने फॉर एग्जांपल आज HbA1c टेस्ट कराया और फिर आपने कुछ खाना शाना खा लिया है, तो आपको लगेगा कि अब तो मैंने खाना भी खा लिया, अब तो मेरा ब्लड ग्लूकोज लेवल चेंज हो जाएगा। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, वो चेंजेस नहीं आती ब्लड ग्लूकोज लेवल के अंदर। और उन्होंने लिखा है आगे कि इट इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड, इस पे ये जो टेस्ट है इस पे बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं होता बाय द एक्यूट चेंजेस इन द BG, के ब्लड ग्लूकोज लेवल के अंदर जो आपकी ब्लड शुगर है उसके अंदर कितना फ़र्क आ रहा है, ये फ़र्क नहीं पड़ता इस टेस्ट में। और बाय द इंटरवल सिंस या आपने कब खाना, लास्ट मील कब आपने खाया था, ये टेस्ट इन 2 चीज़ों से आज़ाद ही है। फिर उन्होंने लिखा क्यों, क्योंकि ड्यूरिंग हाइपरग्लाइसीमिया सम हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स बिकम ग्लाइकोसाइलेटेड, क्योंकि जब बॉडी के अंदर एक शुगर लेवल ज़्यादा हो गया होता है तो कुछ हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं कि उनके साथ आकर ग्लूकोज लग जाती है, ठीक है। और एक रिलेटिवली इरिवर्सिबल प्रोसेस, ऐसा नहीं है कि अब आपने थोड़ी डाइट किया तो वो हीमोग्लोबिन के ऊपर जो ग्लूकोज लगा हुआ है वो उतर जाएगा, या फिर आपने ज़्यादा खाया तो अब दोबारा लग जाएगा, नहीं। ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है कि जो लग गई है ना, अब वो उसका उन्होंने बताया आगे कि 120 डेज़ एक लाइफ स्पैन है, तब तक रहती है, ठीक है। रिलेटिवली इरिवर्सिबल है कि किसी हद तक उसके साथ जो ग्लूकोज लग गई है वो इतनी आसानी से उतरती नहीं है, ठीक है। इसलिए जो लेवल ऑफ HbA1c विद इन द रेड ब्लड सेल्स रिफ्लेक्ट्स द एवरेज लेवल ऑफ ग्लूकोज
डेड सेल हैज़ बीन एक्सपोज टू ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल, कि उसको उसके लाइफ साइकिल में कितनी एक्सपोज हुई है वो 120 डेज़ के अंदर, फिर नए रेड ब्लड सेल्स बन जाते हैं। अच्छा, इन नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल्स HbA1c लेवल आर 2.5 to 6%। ठीक है, ये वैल्यू वैसे ही हमारे नॉलेज के लिए है कि 2.5 ढाई से 6, ठीक है, 2.5% to 6% लेवल नॉर्मल है। लेकिन हमारा गोल होता है कि अगर किसी बंदे के अंदर हमने ग्लाइसेमिक कंट्रोल करनी है तो हम कोशिश करते हैं कि 6 रेंज है तो वो 7 से बिलो ही रहे। एक बंदे के अंदर जो HbA1c का जो लेवल है हीमोग्लोबिन के साथ जो ग्लूकोज लगी है वो 7% से ज़्यादा ना हो, ताकि हम उसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस को रोक सकें। काफ़ी थ्योरेटिकल थिंग्स हैं इसके अंदर, काफ़ी चीज़ें इनके अंदर लिखी हुई हैं। एक छोटी सी हेडिंग हमारी रह जाएगी अभी के लिए, फिर हम कोशिश करते हैं इसको अभी ही पढ़ लें और फिर नेक्स्ट वीडियो में लास्ट हेडिंग इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, वो कुछ देर बाद, ठीक है। इंसुलिन एंड ग्लूकोज फिजियोलॉजी आ जाती है। पहले हमने टाइप 1 डायबिटीज़ देखा, टाइप 2 देखा, और फिर हमने लेटेंट क्या कहते हैं डायबिटीज़ ऑफ अडल्ट्स देखा, ठीक है। ये हमने कुछ डायबिटीज़ देखी हैं, टाइप्स देखी हैं। अब हम देखेंगे इंसुलिन एंड ग्लूकोज फिजियोलॉजी के इंसुलिन और ग्लूकोज का आपस में क्या है लिंक। तो वो हमें थोड़ा बहुत पहले भी पता है कि इंसुलिन ग्लूकोज लेवल को मेंटेन कर रही होती है, बहुत ज़्यादा एक्सीड नहीं होने दे रही होती। तो मेजर एक्शन ऑफ द इंसुलिन आर द सप्रेशन ऑफ द ग्लूकोज प्रोडक्शन बाय द लिवर। तो इंसुलिन एक मैसेज कन्वे करती है कि लिवर के ज़रिए लिवर के अंदर अब ज़्यादा ग्लूकोज प्रोडक्शन ना हो, क्योंकि लिवर के अंदर ग्लाइकोजन स्टोर्स होते हैं, ग्लूकोज की स्टोर्ड फॉर्म को ग्लाइकोजन कहते हैं। तो फिर वो ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज बनाता जाता है, ठीक है। लेकिन जब बॉडी के अंदर नॉर्मल इंसुलिन होती है तो फिर वो ग्लाइकोजन नहीं टूटता और लिवर के अंदर ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं होती, और जिसको हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं वो भी नहीं होती, ठीक है। ये आगे हम पढ़ेंगे। तो यही बताया है कि इंसुलिन क्या करता है कि ग्लूकोज प्रोडक्शन को कम करता है एंड प्रमोशन ऑफ द ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन एंड इट्स सब्सिक्वेंट मेटाबॉलिज्म विद इन दी सेल। और उसको ना दो फंक्शन है, एक तो सप्रेशन की उसने लिवर के अंदर ज़्यादा ना बने ताकि मेंटेन रहे, और इसके अलावा जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज है उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है टूवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन से गुजर कर वो सेल के अंदर चली जाए, ठीक है, ताकि सेल उसको एज अ एनर्जी सोर्स यूज़ करे। अच्छा, फिर आगे लिखा है इंसुलिन प्लेज अ रोल इन सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन। फिर आगे इंसुलिन का और भी रोल्स हैं। ये ग्लाइकोजन फॉर्मेशन जब हो रही होती है तब भी इंसुलिन, हमने कहा है कि इंसुलिन की वजह से ही ग्लाइकोजन, उसने कहा है कि जो ग्लूकोज है वो स्टोर होकर ग्लाइकोजन बन रही होती है, जो भी प्रोसेस चलता है, ठीक है। तो इंसुलिन का एक रोल है, किरदार है ग्लाइकोजन बनाने में, फिर फैट बनाने में और प्रोटीन फॉर्मेशन में, सिंथेसिस में इसका थोड़ा थोड़ा रोल है। फिर इन डायबिटीज़ मेलाइटस इंसुलिन डेफिशिएंसी अगर हो जाए तो रिजल्ट्स इन इनएबिलिटी टू यूटिलाइज ग्लूकोज एज फ्यूल। तो फिर बॉडी जो ग्लूकोज है ना उसको एज अ फ्यूल यूज़ नहीं कर पा रही होती, मसल्स डिमांड कर रहे हैं हमें ग्लूकोज चाहिए, वो उसको इतनी हासिल नहीं मिल रही होती, ठीक है। तो यही उसने हमें बताया कि एज अ फ्यूल नहीं फिर यूज़ कर सकें क्योंकि वो ब्लड के अंदर ही रहती है। और इम्पेयर्ड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म हो जाता है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म नहीं ठीक हो पा रहा होता, इंसुलिन नहीं बन रही, और इंक्रीज्ड फैट मेटाबॉलिज्म विद इंक्रीज्ड लेवल ऑफ फ्री फैटी एसिड्स इन द ब्लड। जब इंसुलिन कम हुई है, हाँ जी, जब इंसुलिन कम हो जाती है, ठीक है, तो फिर जो फैट होती है ना उसकी ब्रेकडाउन फिर इंक्रीज़ हो जाती है। फिर बॉडी के अंदर जो फ्री फैटी एसिड्स हैं ना वो ज़्यादा हो जाते हैं, और जो फ्री फैटी एसिड्स हैं वो लिवर के अंदर जब मेटाबॉलाइज होते हैं तो कीटोन बॉडीज़ बन जाती हैं, ठीक है। कीटो एसिडोसिस हो जाना, तो कीटोन बॉडीज़ एक्चुअली फैटी एसिड्स ही होते हैं जो कि बॉडी में ज़्यादा हो जाएँ तो ख़तरनाक कंडीशन ही है। और ये डायबिटीज़ की कंडीशन में ही हो रहा होता है कि जब इंसुलिन की कमी हो गई अब तो फ्री फैटी एसिड्स बॉडी में आएंगे, ताकि अब एनर्जी तो किसी तरह चाहिए ना मसल्स को, तो वो उस फ्री फैटी एसिड्स के थ्रू एनर्जी लेना चाह रहे होते हैं, कुछ ऐसा है, ठीक है। तो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ यूजुअली द टाइप 1 कैन लीड टू डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। हम ऊपर भी पढ़ के आए हैं कि अगर वो अनकंट्रोल हो जाए टाइप 1 तो DKA हो जाता है और एन एक्यूट लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। हम थोड़ा सा पॉज करते हैं और फिर अजान के बाद हम इसको यहाँ से ही कंटिन्यू करेंगे। हाँ जी, हमने यहाँ से छोड़ा था कि अनकंट्रोल्ड जो डायबिटीज़ होती है
अगर वो कंट्रोल ना की जाए तो फिर कीटोएसिडोसिस हो जाता है, जो कि एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। उन्होंने बताया कैसे होगा कि मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशन है और इसके अंदर कीटोन्स बनते हैं फ्रॉम द कैटाबॉलिज्म ऑफ द ट्राइग्लाइसराइड्स। तो हमारी बॉडी के अंदर जो टैग्स हैं, जो डिपर्स हैं, ठीक है, ट्राइग्लाइसराइड्स जब वो टूटते हैं तो फिर कीटोन्स बन जाते हैं। और उन्होंने कहा क्यों ये बन रहे होते हैं, क्यों ट्राइग्लाइसराइड्स? क्योंकि हमने कहा था कि इंसुलिन की कमी हो चुकी है। अब सेल को तो एनर्जी चाहिए, सेल को तो फ्यूल चाहिए। अब ग्लूकोज तो ब्लड के अंदर ही है और उसका लेवल ज़्यादा हो रहा है, तो वो फैटी एसिड्स अब टूट रहे हैं, तो कीटोन्स बन रहे हैं ताकि फॉर सेलुलर फ्यूल, ठीक है, ताकि सेल को थोड़ा फ्यूल मिले, एनर्जी मिले। व्हेन इंसुलिन डेफिशिएंसी प्रिवेंट्स सेलुलर अपटेक ऑफ द ग्लूकोज, क्योंकि इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो गई थी और अब जो सेल जो ग्लूकोज को पहले अपटेक कर रहे थे, ग्लूकोज को जो ले रहे थे, जो सेलुलर अपटेक हो रही थी, वो अब नहीं हो रही इंसुलिन की कमी की वजह से। तो इस तरह कीटोएसिडोसिस हो जाता है। और फिर इसकी वजह से ना लिखा है कि अगर इसको ट्रीट ना किया जाए कीटोएसिडोसिस को, तो कोमा हो सकता, बंदा कोमा में चला जा सकता है और डेथ हो सकती है उसकी कुछ ही घंटों के अंदर। मतलब इतनी ये सीवियर कंडीशन है, बड़ी ख़तरनाक कंडीशन है ये। और व्हेन इंसुलिन रेजिस्टेंस इज़ प्रेजेंट, जब इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो इट इज़ एज इन द टाइप 2, तो सेल्स इन मसल्स, लिवर एंड एडिपोज टिश्यूज आर लेस रिस्पॉन्सिव टू द इंसुलिन, क्योंकि अब तो रेजिस्टेंस हो गई है, अब वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे इंसुलिन को, ठीक है, सेल्स, ना मसल, ना ही लिवर, ना ही एडिपोज टिश्यू, जो फैट टिश्यू होते हैं। तो फिर सो नॉट ओनली इन द ग्लूकोज यूटिलाइजेशन इम्पेयरमेंट बट हेपाटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन कंटिन्यूज डिस्पाइट राइजिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल, क्योंकि अब इंसुलिन बॉडी को मिल ही नहीं रही, ठीक है, वो एक्ट ही नहीं कर पा रही, तो फिर जो हेपाटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन थी ना, वो होती रहेगी। जो हेपाटिक मतलब लिवर के अंदर जो ग्लूकोज बन रही थी वो बनती जाएगी, बेशक ब्लड के अंदर इतना लेवल ज़्यादा हो गया, लेकिन अब वो तो उसको रोकने वाली इंसुलिन नहीं है ना। तो बस वो यही कहना चाह रहे हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस के अंदर भी जो लिवर है, जो हेपाटिक है, ग्लूकोज प्रोडक्शन होती रहेगी, और विच प्रोवोक्स द पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स इन प्रोड्यूसिंग इवन मोर इंसुलिन, ठीक है। इसको हम हाइपर इंसुलिनीमिया कहते हैं कि क्योंकि हाइपरग्लाइसीमिया जो हो गया बॉडी में, ग्लूकोज लेवल तो इंक्रीज़ हो गया, तो पैनक्रियाज के को मैसेज जा रहा है भाई इंसुलिन बनाता जाओ, तो इंसुलिन तो बन रही है लेकिन वो एक्ट नहीं कर पा रही, ठीक है। और व्हेन बीटा मास एंड फंक्शन आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन टू कंपनसेट फॉर द इंसुलिन रेजिस्टेंस, तो फिर हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा। तो पहले भी हो रहा था, ठीक है, क्योंकि अब बीटा सेल्स अब इतना फंक्शन है, अब वो इतनी इनफ अब इंसुलिन वो नहीं बना पा रहे, ठीक है, वो भी थक गए हैं उनमें, तो ये हो जाएगा। फिर आगे लिखा हुआ टू मेजर इंक्रेटिन हार्मोन्स दैट आर सिक्रेटेड बाय द गट, दो इंक्रेटिन हार्मोन यही हार्मोन्स होते हैं जो कि एलिमेंट्री कैनाल या गट सिक्रेट करती है, ठीक है। और उसको उन्होंने बता दिया ये कौन से दो हार्मोन्स है, ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पॉलीपेप्टाइड, ठीक है, जो कि ग्लूकोज डिपेंडेंट है और इंसुलिनोट्रोपिक पॉलीपेप्टाइड इसका नाम है। और एक GLP-1 है। ये दो हार्मोन्स हैं ये जो कि गट से रिलीज़ हो रहे हैं, इनको हम इंक्रेटिक हार्मोन्स कहते हैं, ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक एंड GLP-1। और इनका एक अहम किरदार है इन मेंटेनिंग ग्लूकोज होम्योस्टेसिस। ये बॉडी के अंदर क्या कर रहे होते हैं कि ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करके रख रहे होते हैं, ना कम ना ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। और बोथ हार्मोन्स इनहांस ग्लूकोज स्टिमुलेटेड इंसुलिन सिक्रीशन। फिर जब बॉडी में ग्लूकोज होती है उसकी वजह से जो इंसुलिन सिक्रीट होती है, तो उसको ग्लूकोज स्टिमुलेटेड इंसुलिन सिक्रीशन को इन्हांस करते हैं कि बॉडी में ग्लूकोज है तो अब इंसुलिन भी आए उसको मेंटेन करने के लिए, ये काम कर रहे होते हैं। जबकि GLP-1 स्टिमुलेट बीटा सेल प्रोलिफरेशन, ये बीटा सेल्स को भी कहता है कि तुम लोग प्रोलिफरेट करो, मतलब और डिवाइड इन नंबर हो, ठीक है, बीटा सेल्स बने ताकि इंसुलिन बने, एंड इज़ अ पोटेंट इनहिबिटर ऑफ द ग्लूकागोन सिक्रीशन, और ये ग्लूकागोन सिक्रीशन का इनहिबिटर है। तो एक हमने देख लिया कि ये ग्लूकोज स्टिमुलेटेड इंसुलिन सिक्रीशन करा रहे हैं। ये वैसे जनरल नॉलेज की बातें लिखी हुई हैं, हम कंसेप्ट्स के लिए इनको पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें ये टास्क दिया गया। उसके अलावा लिखा हुआ है कि अ नंबर ऑफ काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स आल्सो पार्टिसिपेट इन द रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म टू प्रिवेंट हाइपोग्लाइसीमिया। अच्छा, कि कुछ ना हार्मोन्स ऐसे भी हैं जो कि अब हाइपोग्लाइसीमिया को भी रोक रहे हैं कि ये ना हो कि अब ग्लूकोज लेवल बहुत कम हो जाए, और एक मेंटेन कर रहे हैं वो एक एडुकेट सेलर फ्यूल सोर्सेज, ताकि सेल को फ्यूल मिलता रहे और एनर्जी प्रोड्यूस होती रहे। उनमें ग्लूकागॉन भी अपना एक रोल प्ले कर रहे हैं कि हाइपोग्लाइसीमिया ना हो, जो ग्रोथ हार्मोन्स कॉर्टिसोल एंड कैटेकोलामीन्स, ठीक है।
तो of these glucagon plays the most important role in the terms of diabetes in which its level are increased. ठीक है, तो ग्लूकागोन डायबिटीज़ में एक अहम किरदार अदा कर रहा है. ग्लूकागोन रिलीज इज स्टिमुलेटेड बाय हाइपोग्लाइसीमिया. जब बॉडी में हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगी, शुगर लेवल कम हो जाएगा, ग्लूकोज कम हो जाती है, तो ग्लूकागोन रिलीज़ होता है. और ख़ास तौर पर जब फास्टिंग या फिर ओवरनाइट जब इंसान कुछ नहीं खा रहा तो हाइपोग्लाइसीमिक कंडीशन में तो ग्लूकागोन होता है, वो रिलीज़ होता है. और ओवरनाइट रात को भी जब इंसान सो रहा है, कुछ खा नहीं रहा, तो फिर ग्लूकागोन के बारे में हमने ये बातें कुछ याद रखनी है. फिर अमाइनो एसिड्स के नतीजे में फिर न्यूरल इन्फ्लुएंसेस और स्ट्रेस के कंडीशन में भी ये ग्लूकागोन रिलीज़ हो रहा होता है, क्योंकि स्ट्रेस के कंडीशन में आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, आपको ज़्यादा ठीक है ग्लूकोज चाहिए होती है. ओके, इन द लिवर इट प्रमोट्स द ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लाइकोजन टू द ग्लूकोज ग्लाइकोजिनोलाइसिस. तो जब हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है तो फिर ग्लाइकोजिन के टूटने का वक्त आ जाता है. ठीक है, लिवर के अंदर ग्लाइकोजिन टूटकर ग्लूकोज बनता है, तो उसको हम ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं. इट्स सच अ लॉन्ग वीडियो और हम इसके अंदर सिर्फ जनरल बातें पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम जब इसको दोबारा इंशाल्लाह सुने तो हम मोटिवेशन के साथ इसको सुन लें. ठीक है, ओके. फिर फॉर्मेशन ऑफ द ग्लूकोज आर द ग्लाइकोजिन फ्रॉम प्रोटीन्स एंड द फैट्स. फिर क्या होता है कि ग्लूकोज बनता है ग्लाइकोजिन से भी, जो कि प्रोटीन से मिल रही है, फैट से मिल रही है. ठीक है, जिसको हमने ग्लूकोनियोजेनेसिस का, ग्लाइकोजिन का टूटना लाइसिस है. ठीक है ना, ग्लाइकोजिनोलाइसिस. और किसी चीज़ का बनना इस जेनेसिस, नियोजेनेसिस, न्यू फॉर्मेशन. ठीक है ना, ग्लूकोनियोजेनेसिस हो रही है. एंड द प्रोडक्शन ऑफ द कीटोन बॉडीज़ भी हो रही होती है, कीटोजेनेसिस भी हो रही होती है. ये 3 प्रोसेसेस हमने देख लिए. आई होप सो. बस ये हमारा रह गया, 2 पैराग्राफ्स रह गए. ठीक है, फिर आगे लिखा हुआ है कि नॉट ऑल द टिश्यूज़ यूटिलाइज ग्लूकोज एज द प्रेफर्ड सबस्ट्रेट फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन, एट लीस्ट नॉट ऑल एट ऑल कंडीशंस. मतलब हर टिश्यूज़ को ज़रूरी नहीं कि ग्लूकोज ही चाहिए हर वक्त, लेकिन ब्रेन को और रेड ब्लड सेल्स को ग्लूकोज हर वक्त चाहिए होता है. हमारे ब्रेन को एनर्जी चाहिए वर्क करने के लिए, फंक्शन करने के लिए. हमारे ब्रेन के अंदर काफ़ी सेंटर्स हैं, न्यूरोलॉजिकल सेंटर्स हैं, नर्व इम्पल्सेस जनरेट हो रही होती हैं, मैसेजेस कंडक्ट हो रहे होते हैं, तो उसको तो हर वक्त ग्लूकोज चाहिए होती है, हर वक्त रेस्ट में भी. और जबकि पर्टिकुलरली इन पोस्ट ऑब्जर्वेटिव स्टेट तो जो स्केलेटल मसल्स हैं और जो अदर टिश्यूज़ हैं वो फ्री फैटी एसिड से भी काम चला लेते हैं, विच आर डिराइव्ड फ्रॉम द एडिपोज टिश्यू. ठीक है, ड्यूरिंग लो टू मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज, मतलब एक बंदा है उसने मॉडरेट एक्सरसाइज की है, तो उस केस में फ्री फैटी एसिड्स कंटिन्यू टू सर्व एज अ प्रीडोमिनेंट फ्यूल सोर्स. क्योंकि अभी उसने लो टू मॉडरेट एक्सरसाइज की है, तो फ्री फैटी एसिड्स ने एनर्जी दे दी है. लेकिन जब इंटेंसिटी अब राइज हो रही है, अब स्ट्रॉन्ग स्ट्रीनस एक्सरसाइज कर रहे हो, तो इंक्रीजिंग सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेटेड कैटेकोलामीन लेवल्स. तो फिर जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है ना, SNS सिंपैथेटिक, जो कि फ़ाइट एंड फ्लाइट कंडीशन है, क्योंकि आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग और मतलब फास्ट एक्सरसाइज कर रहे हो. ठीक है, स्ट्रीनुअस आई थिंक उसको कहते हैं, हाँ जी, तो वो कर रहे हो, तो फिर क्या रिलीज़ होंगे, कैटेकोलामीन्स रिलीज़ हो रहे हैं. पहले तो फ्री फैटी एसिड से भी काम चल रहा था, और वो अबाउट 2 to 4 टाइम्स ज़्यादा उनका लेवल होगा, जो कि शिफ्ट टू ग्रेटर प्रोपोर्शंस ऑफ द BG ड्राइव. क्योंकि अब जब एक्सरसाइज करते हैं ना, तो तब इंसान को ग्लूकोज ज़्यादा चाहिए. ठीक है, तो फिर कभी कभी इंसान को स्नैक लेना पड़ जाता है, कार्बोहाइड्रेट ले लेते हैं एक्सरसाइज के दौरान, या फिर जो लीवर है हेपाटिक ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजिन उधर टूटना शुरू हो जाता है, या ग्लूकोनियोजेनेसिस हो रही होती है. ठीक है, एक्सरसाइज के दौरान एनर्जी चाहिए हमें, तो दीज चेंजेस आर अकम्प्लिश्ड बाय द एडजस्टमेंट्स इन द लेवल ऑफ द सर्कुलेटिंग इंसुलिन एंड कॉन्ट्रारेगुलेटरी हार्मोन्स. तो फिर ये सब लेवल मेंटेन होते. इतनी बातें हमने पढ़ी हैं. ठीक है, इतना नॉलेज हमने देखा है, जो इसको दोबारा सुनेंगे तो हमें फिर इसकी बातें कुछ हम परटेन कर लेंगे, परसिस्ट रह जाएंगे हमारे माइंड के अंदर. अच्छा, तो फिर उसके बाद एक आखिरी बात हम आपको बताने वाली हूँ मैं. अच्छा, ड्यूरिंग हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज, जब बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी ज़्यादा हो गई, अब एनरोबिक मेटाबॉलिज्म शुरू हो गया. पहले तो चलो राइज हुई, अब एनरोबिक की बात कर लिया, तो तब जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, SNS है, वो क्या करेगा, ड्रामेटिक इंक्रीज इन द सर्कुलेटिंग कैटेकोलामीन्स.
पहले फ्री फैटी एसिड्स थे, फिर कैटेकोलामीन्स थे 2 से 4 टाइम्स ज़्यादा हुए बेस लाइन से, ठीक है। अब वो 14 से 18 टाइम्स, 14 to 18 टाइम्स। इट्स अ ड्रामेटिक इंक्रीज विच प्रमोट्स अगमेंटेड रिलीज ऑफ द हेपेटिक ग्लूकोज, ताकि अब लीवर किसी तरह अब ग्लूकोज रिलीज, अब ये कैटेकोलामीन्स क्या कर रहे हैं। तो ये हम कुछ पैथोफिजियोलॉजी, कुछ फिजियोलॉजी देख रहे हैं कि एक्सरसाइज के दौरान ये चीज़ें हो रही होती हैं। ये कुछ कंसेप्ट्स, कुछ बातें पता होंगी तो कल को पेपर में आएगा तो इंशाल्लाह हम कुछ ना कुछ तो लिख लेंगे ना। तो ये कुछ नॉलेज हमने देख लिया है, ठीक है। फ्री फैटी एसिड्स रिलीज हो रहे हैं, कीटोन बॉडीज और एंड इम्पेयर्स ग्लूकोज यूटिलाइजेशन विद द स्केलेटल मसल। तो फिर स्केलेटल मसल भी मतलब ज़्यादा इतनी ना यूज़ करें, और फिर ब्लड लेवल ज़रा इंक्रीज़ हो जाता है ड्यूरिंग एंड इमीडिएटली आफ्टर द एक्सरसाइज। फिर आफ्टर एक्सरसाइज क्या होता है, फिर मसल और जो लीवर की ग्लाइकोजन स्टोर दोबारा फिर मसल को भी मिल जाती है, क्योंकि एक्सरसाइज के बाद वो मसल थक जाते हैं ना, तो उनको भी मिल जाती है। जो लिवर थी उसके अंदर जो ग्लाइकोजन स्टोर्स थे, जो ग्लूकोज ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होती है, वो हो जाती है। और ये बहुत क्विकली होता है आफ्टर इंटेंस एक्सरसाइज बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इंसुलिन रिलीज, क्योंकि इंसुलिन रिलीज हो रहा है, वो उसको दोबारा से मेंटेन कर रहा है, जो इतनी ग्लूकोज ज़्यादा हुई हुई थी उसको नॉर्मलाइज कर रहा है। बट कैन टेक एज लॉन्ग एज 24 आवर्स, 24 घंटे भी लगते हैं इस काम में, अगर आपने बहुत ही लंबी एक्सरसाइज की हो और बड़ी लो इंटेंसिटी की, मॉडरेट की। जैसे लॉन्ग मैराथन्स रन कर रहे होते हैं, आराम आराम से चली जा रहे हैं, मतलब एक नॉर्मल रेंज से, तो फिर वो रिकवर होने में भी फिर 24 घंटे लग सकते हैं। सो इट्स द एंड ऑफ द लेक्चर। हमने 2 पॉइंट्स पढ़े। हमने पहले डायबिटीज़ की टाइप 1 टाइप 2 पढ़ी, फिर हमने देखा कि इंसुलिन और ग्लूकोज फिजियोलॉजी क्या है, ऐसा क्या हो रहा है कि किस तरह इंसुलिन लेवल ग्लूकोज को अफेक्ट कर रहा है, किस तरह इंसुलिन ग्लूकोज स्टिमुलेटेड इंसुलिन रिलीज़ होती है। तो ये सब चीज़ें हमने देखी हैं इसके अंदर। आई होप सो कि ये लेक्चर हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल होगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। रिमेंबर मी इन योर प्रीशियस प्रेयर्स। जज़ाकल्लाह।